हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज लेटेंट लाइफ और डॉर्मेंसी इन प्लांट्स। क्या होता है डॉर्मेंसी और इसमें प्लांट्स किस तरीके से अपने आप को जो है मॉडिफाई करते हैं। सेम चीज है जो आपके गूगल क्लासरूम में है, बस ये है कि प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो पहले आता है व्हाट इज डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सुसुप्तावस्था। तो डॉर्मेंसी क्या होता है? इट इज सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ इन हेल्दी प्लांट ऑर्गन्स। मतलब डॉर्मेंसी क्या है? ग्रोथ का रुक जाना। किसी हेल्दी प्लांट ऑर्गन में ग्रोथ का रुक जाना डॉर्मेंसी कहलाता है। अब प्लांट्स में क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। आप लोगों को पता है कि प्लांट्स में दो जगह एपिकल मेरिस्टम होता है, एक रूट एपिकल मेरिस्टम, एक शूट एपिकल मेरिस्टम, और वो कंटिन्यूअसली ये ग्रो करते रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स में या प्लांट ऑर्गन्स में इवन दे आर एक्सपोज टू द सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। यद्यपि वे उस कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं जो कि उनके ग्रोथ के लिए सूटेबल है, इसके बावजूद जब उसमें ग्रोथ रुक जाती है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डॉर्मेंसी। यानी फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद प्लांट्स में या प्लांट के किसी ऑर्गन में जब ग्रोथ रुक जाती है तो उस घटना को हम डॉर्मेंसी कहते हैं। और ऐसे ऑर्गन को जिसमें की ग्रोथ रुक गई है डॉर्मेंट ऑर्गन कहलाता है। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया कि डॉर्मेंसी मींस ग्रोथ का रुक जाना। फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद, सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होने के बावजूद प्लांट के पार्ट्स में ग्रोथ का रुक जाना डॉर्मेंसी कहलाता है। डॉर्मेंसी इज एन इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। ये क्या होता है? ये प्लांट का बेसिकली एक एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मतलब अनुकूलनता। प्लांट्स जो है विशेष परिस्थितियों के अनुकूलन के लिए डॉर्मेंसी को एडॉप्ट करता है, स्वयं एडॉप्ट करता है, चाहता है कि मेरी ग्रोथ रुक जाए। अब हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी कंडीशन है जब प्लांट्स जो है चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ रुक जाए। कोई बता सकता है ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें प्लांट चाहेगा कि मेरी ग्रोथ रुक जाए? ये हम आगे देखेंगे कि किन कंडीशन में ये ग्रोथ रुकने की नौबत आती है। जनरली देखा जाए तो प्लांट्स अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए डॉर्मेंसी को अडॉप्ट करते हैं, यानी अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। और जो कॉमन ऑर्गन्स है जिसमें कि हमें डॉर्मेंसी देखने को मिलती है वो दो हैं। एक तो सीड्स, जिसमें कि डॉर्मेंसी के दौरान सीड्स जो है, सीड के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म होता है, तो एम्ब्रियो की ग्रोथ को सीड्स जो है रोक देते हैं। यानी कि एम्ब्रियो अब फर्दर ग्रो नहीं कर पाता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में अपने ग्रोथ को अरेस्ट कर देता है, यानी रोक देता है। दूसरा, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स यानी कि कलियां, शीर्षस्थ कलिका और कक्षस्थ कलिका, एपिकल बर्ड और लैटरल बर्ड, एक्सियल बर्ड भी उनको बोलते हैं। तो इनमें भी जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसकी ग्रोथ को ये टेम्परेरीली रोक देते हैं। टेम्परेरीली कब रोकते हैं? जब प्लांट्स के लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाती है तो प्लांट्स अपने ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब सवाल ये आता है ना कि प्लांट्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन कब आती है? जो प्लांट्स अनफेवरेबल कंडीशन, अगर हम डॉर्मेंसी देखें तो जो डॉर्मेंसी है जनरली जो टेम्परेट कंट्रीज के प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे जो कि समशीतोष्ण जलवायु में उगते हैं, वहां पर ये डॉर्मेंसी की जो घटना है वो कॉमन है। जब समर के बाद विंटर सीजन शुरू होता है तो जनरली वहां पर क्या होता है? पतझड़ शुरू होता है, फॉल सीजन आता है। और ऐसे पतझड़ के दौरान होता क्या है कि जो फोटो पीरियड है, यानी जो दिन और रात का जो समय अंतराल है, जब सर्दियां आती हैं तो आप सभी को पता है कि दिन का जो ड्यूरेशन है, यानी प्रकाश का जो ड्यूरेशन है, सूर्य के उगने और अस्त होने का जो समय है वो कम हो जाता है और रात की अवधि जो है बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में प्लांट्स के लिए
जो है सफिशिएंट अमाउंट में फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नहीं कर पाता है ना। दूसरे, जो सूर्य का प्रकाश आता भी है सर्दियों में, वो बड़ा ही वीक होता है, कोहरे की वजह से या स्नोफॉल की वजह से या रेनी सीजन की वजह से वो सूर्य का प्रकाश काफी वीक होता है, और इस वजह से पर्याप्त मात्रा में सनलाइट इंटेंसिटी नहीं मिल पाती है और पौधा ठीक से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। इसके अलावा चूंकि बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर काफी कम है, इसलिए जो वाटर की अवेलेबिलिटी है सॉइल में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, चूंकि सब जीरो टेम्परेचर आ गया तो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं तो प्लांट के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है या वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब पानी की भी कमी है या पानी अवेलेबल तो है बट roots are not able to absorb the water from the soil and photosynthesis भी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, तो पौधे क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ को रोकने का मतलब ये हुआ कि या सीड्स के जो जर्मिनेशन है उनको रोक देता है, और जो बर्ड का जर्मिनेशन है या बर्ड का जो खिलना होता है, जो एपिकल बर्ड है या लैटरल बर्ड है, उसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है। ठीक, सीड्स की अगर हम बात करें तो सीड्स भी, जब फ्रूट बन गया, फ्रूट्स के अंदर सीड है, सीड्स का प्रकीर्णन हो गया है ना। जब सीड्स का प्रकीर्णन हो गया, सीड्स बिखर गए, तो सीड्स इंतजार करते हैं पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन आने का, जब कि जो यंग प्लांट डेवलप होगा। अगर जो यंग प्लांट डेवलप हो रहा, मान लीजिए कि एडवर्स कंडीशन में सीड जर्मिनेट हो गया, तो उस केस में वो तो जो प्लांट जो पैदा होगा सीड से, वो बड़ा ही डेलिकेट प्लांट होगा। और ऐसे में मान लीजिए स्नोफॉल हो रहा है, सॉइल में जो है वाटर की कमी है, तो वो कैसे जर्मिनेट कर पाएगा। इसलिए क्या करता है, सीड के फॉर्म में अपने एम्ब्रियो के ग्रोथ को रोक देता है, और एम्ब्रियो तब तक नहीं जर्मिनेट करेगा जब तक कि वो अनफेवरेबल कंडीशन गुजर नहीं जाती, फेवरेबल कंडीशन आ नहीं जाती। प्लांट्स के पास अपने मैकेनिज्म होते हैं जिसके द्वारा वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को डिटेक्ट करते हैं। अब वो कौन सी मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा सीड या बर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन को डिटेक्ट कर पाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सीड डॉर्मेंसी, यानी बीजों में जो प्रसुप्तावस्था होती है वो किस वजह से होती है। तो आप सभी को पता है कि बीजों में प्रसुप्तावस्था होती है। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम सीड्स को जर्मिनेट करते हैं या चने या मूंग आप जर्मिनेट करते हैं तो अधिकतर उग जाते हैं, है ना, उसमें जर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन कुछ में जर्मिनेशन नहीं होता इन्वायरमेंटल कंडीशन होने के बावजूद, प्रॉपर टेम्परेचर प्रॉपर मॉइस्चर देने के बावजूद कुछ सीड्स जर्मिनेट नहीं करते हैं। तो ऐसे सीड्स को जो सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के बावजूद जर्मिनेट नहीं करते हैं, उनको हम डॉर्मेंट सीड कहते हैं। अब सीड में जो डॉर्मेंसी होती है किन वजह से होती है, आइए हम देखें। तो 4 प्रमुख वजह है जिसकी वजह से सीड में डॉर्मेंसी होती है। नंबर 1 है प्रेजेंस ऑफ हार्ड सीड कोट, यानी कि बीज के चारों ओर जो बीज का आवरण है अगर वो काफी कठोर है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। सीड जर्मिनेट क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका सीड कोट काफी हार्ड है। कुछ प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं उनमें सीड कोट के ऊपर वैक्सी लेयर होता है, मोमिया परत होती है, और उस वैक्सी लेयर की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन और वाटर का अपटेक नहीं हो पाता है। अगर ऑक्सीजन और वाटर का अपटेक सीड्स नहीं कर पाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। कई में क्या होता है कि सीड इतने हार्ड होते हैं कि जो रेडिकल का इलोंगेशन है, रेडिकल मतलब जब आप सीड को पानी में भिगोते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है, मूलांकुर। चना जब आप स्प्राउट्स के लिए उगाते हैं तो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है ना, वो क्या होता है, रेडिकल। पहले रूट्स निकलते हैं, है ना, एम्ब्रियोनिक रूट निकलता है, रेडिकल। तो वो रेडिकल के इलोंगेशन के लिए जगह ही नहीं देता है, इतना हार्ड सीड कोट होता है। ठीक, या वैक्सी सीड कोट होगा तो ऑक्सीजन और वाटर का अपटेक नहीं हो पाएगा। वैक्सी सीड कोट किसमें मिलता है, फेबेसी फैमिली, यानी जो दाल कुल के पौधे हैं उनमें वाटर अपटेक नहीं हो पाता हार्ड सीड कोट की वजह से। जैंथियम है जिसको गोखरू कहते हैं, इसमें हार्ड सीड कोट की वजह से जो है ऑक्सीजन का अपटेक भी नहीं हो पाता है।
तो इस वजह से जो सीड है वो डोरमेंट स्टेज में आ जाता है। दूसरा रीजन क्या है, कई बार सीड्स में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं केमिकल इनहिबिटर्स। ये जो केमिकल इनहिबिटर कंपाउंड्स होते हैं ये सीड कोट में प्रेजेंट होते हैं, ये जो है सीड को जर्मिनेट होने से रोक देते हैं। तीसरा कि कुछ इंटरनल ब्लॉकेज मैकेनिज्म होता है जो कि जर्मिनेशन प्रोसेस को रोक देता है। ठीक, आगे देखेंगे कि क्या है। फिर चौथा क्या है, प्रेजेंस ऑफ द इमेच्योर एम्ब्रियो। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है अगर वो इमेच्योर कंडीशन में है तो भी सीड डोरमेंट हो जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। बट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म दैट ट्रिगर्स द एंट्री इनटू और एग्जिट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम डोरमेंसी इज नॉट नोन। बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है जिसके द्वारा कि कोई एम्ब्रियो डोरमेंसी में एंटर करता है या डोरमेंसी स्टेट से बाहर निकलता है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता है। थोड़ा बहुत आइडिया इसके बारे में है कि डोरमेंसी क्यों होती है। ठीक, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ द डोरमेंसी, कि डोरमेंसी कैसे विकसित होती है। तो जो डोरमेंसी प्रोसेस है वो सीड डेवलपमेंट के दौरान ही शुरू होती है। जब बीज का निर्माण हो रहा होता है तभी जो है डोरमेंसी शुरू हो जाती है। एंड ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट द एम्ब्रियो मैच्योरेशन रिक्वायर्स इट्स एंट्री इनटू मेटाबॉलिक इनएक्टिव स्टेट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो मैच्योरेशन के समय जो है क्या होता है कि ये एम्ब्रियो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है। ये आवश्यक है कि एम्ब्रियो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेट में आ जाए, अदरवाइज अगर एम्ब्रियो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज में नहीं आता है तो फिर वो डेवलप करके नया यंग प्लांटलेट बनाएगा। और अगर बाहर इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं है तो वो जो यंग प्लांटलेट है वो मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए डोरमेंसी आवश्यक होती है। It is marked by the desiccation and maturation drying resulting into loss of 90% water from the cells of the embryo. डोरमेंसी के दौरान क्या होता है कि सेल के अंदर जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, एम्ब्रियो की जो सेल्स हैं उसके अंदर मेच्योरेशन ड्राइंग होता है। मेच्योरेशन ड्राइंग मतलब जैसे जैसे एम्ब्रियो मेच्योर होता है वैसे वैसे इसके अंदर का पानी सूखता जाता है। डेसिकेशन यानी शुष्क अवस्था आ जाती है और लगभग 90% वाटर एम्ब्रियो सेल का लॉस हो जाता है, यानी कि वो बाहर चला जाता है। एट दिस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज टर्मिनेटेड। और जब इनका लगभग 90% वाटर एम्ब्रियो का लॉस हो जाता है तब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, यानी अब एम्ब्रियो डेवलप नहीं करेगा। ठीक, डोरमेंट टू एक्टिव स्टेट of growth results from activation and deactivation of certain genes at transcriptional level. फिर जब एक बार एम्ब्रियो डोरमेंट स्टेज में आ गया, तो डोरमेंट स्टेज में कब आता है, जब इसका पानी सूख जाता है, लगभग 90% वाटर लॉस हो जाता है, तब ये डोरमेंट स्टेज में आ गया, यानी डोरमेंसी शुरू हो गई। अब डोरमेंसी से जब एक्टिव स्टेज में आता है, यानी जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती हैं तब ग्रोथ शुरू होती है। और ग्रोथ जब शुरू होती है तो क्या होता है कि कुछ जीन्स एक्टिव हो जाते हैं और कुछ जीन्स जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं। किस लेवल पर? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर दो प्रोसेस हैं। जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तो ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसमें कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनती है। तो बेसिकली जो जीन का एक्टिवेशन होता है, जो कि डोरमेंसी से रिलेटेड जीन्स हैं, उसमें कुछ जीन का एक्टिवेशन होता है तो कुछ जीन का डीएक्टिवेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से जीन डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो जीन जब एक्टिव हो जाएंगे तो प्लांट्स में डोरमेंसी शुरू हो जाएगी या सीड्स में डोरमेंसी शुरू हो जाएगी। वो कौन से ऐसे जीन्स हैं जो डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है जिसकी वजह से प्लांट ऑर्गन्स में डोरमेंसी होती है वो है लिया जीन्स। लिया मतलब शॉर्ट फॉर्म है लिया, इसका फुल फॉर्म है लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट जीन। उस जीन का पूरा नाम क्या है? लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट जीन। दिस लिया जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट पार्ट इनटू डोरमेंसी कंडीशन।
लिया एमआरएनए, यानी लिया एमआरएनए मतलब लिया जीन्स से जो बनने वाले एमआरएनए हैं, यानी जब उनका जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो मैसेंजर आरएनए बनेंगे। उस जीन का जो एमआरएनए है और फिर उस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेंगे, यानी कि लिया जीन का जब एक्सप्रेशन होगा, देन this expression of Lia gene have been found in mature embryos of many plants than in young or germinated embryo। यानी कि जब सीड मैच्योर होता है या जब एम्ब्रियो मैच्योर होता है, उस कंडीशन में ये देखा गया है कि उनमें लिया जीन का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जब वही एम्ब्रियो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, यानी जब फेवरेबल कंडीशन में सीड पहुंच जाता है या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए कंडीशन सूटेबल हो जाती है और वो एम्ब्रियो डेवलप होने लगा, अथवा एम्ब्रियो अभी इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुआ, उस कंडीशन में लिया जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है। लिया जीन्स का एक्सप्रेशन कब होता है? जब एम्ब्रियो मैच्योर कंडीशन में हो जाता है, यानी कि जब सीड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया और डॉर्मेंसी जब शुरू होती है, उस दौरान लिया जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। इमेच्योर या यंग एम्ब्रियो में लिया जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है, और जब डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होने के बाद एम्ब्रियो जब एक्टिवली जर्मिनेट होना शुरू होता है, तब भी लिया जीन्स के प्रोटीन सीड में नहीं देखे जाते हैं। लिया जीन्स किन किन प्लांट्स में मिला गया है? ब्रेसिका, नेपा, सरसों की वैरायटी है, रेफानस सटाइवस, मूली, हेलियंथस एनस, सूरजमुखी, साइसर एरिएटिनम, ये चना हो गया, ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन, व्हीट, बार्ली एंड मेज, इन सब प्लांट्स में जो है लिया जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। कब होता है? जब एम्ब्रियो मैच्योर होता है, उसी कंडीशन में लिया जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। कॉटन के प्लांट में लगभग 18 लिया जीन्स, अलग अलग प्रकार के 18 लिया जीन्स का एक्सप्रेशन रिकॉर्ड किया गया है। कुछ मोनोकॉट्स में, फॉर एग्जांपल व्हीट, लिया जीन्स की जगह सिमिलर फंक्शन जो है ईएम जीन्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया, यानी कि जो लिया जीन का फंक्शन है व्हीट में, वो ईएम जीन्स के द्वारा जो है फंक्शन कैरी आउट किया जाता है। फिर ये देखा गया है कि लिया जीन्स का जो प्रोटीन बनता है, लिया जीन से जो प्रोटीन आते हैं, बनते हैं, these proteins they are rich in glycine, glycine amino acid इसमें ज्यादा होती है इस प्रोटीन में, and this protein is protective in function। और ये प्रोटीन क्या करती है? लिया जीन के ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन क्या करती है? सेल्स को, एम्ब्रियो की सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन, यानी कि सेल्स को सूख जाने से बचाने का काम ये लिया जीन के प्रोटीन्स करते हैं। इतनी बात समझ में आई? लिया जीन क्या है, लिया जीन कब बनते हैं, और लिया जीन का फंक्शन क्या है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? जी सर। अब आते हैं, नेक्स्ट आता है लिया जीन्स के बाद एबीए। एबीए मतलब इट इज एन प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड। ये देखा गया है कि जब डॉर्मेंसी आती है, तो डॉर्मेंसी आने से पहले जो एम्ब्रियो है उसमें, उसकी सेल्स में एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाता है। ठीक, और ये जो एब्सिसिक एसिड है जो कि एम्ब्रियो की सेल्स में और जो सीड की सेल्स है उसमें बढ़ने लगता है, ये क्या करता है? इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड, इट इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ mRNA ऑफ द लिया जीन्स। और जैसे जैसे एम्ब्रियो डॉर्मेंसी की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जैसे जैसे एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, वैसे वैसे लिया जीन का एक्सप्रेशन भी बढ़ता चला जाता है। ठीक, सो इट इज बिलीव्ड दैट द एब्सिसिक एसिड हेल्प्स इन इंड्यूसिंग द डॉर्मेंसी, यानी एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये डॉर्मेंसी इंड्यूस करने का काम करता है बाय इंड्यूसिंग मैच्योरेशन ड्राइंग, यानी कि ये क्या करता है कि एब्सिसिक एसिड मैच्योरेशन ड्राइंग को प्रमोट करता है, यानी जैसे जैसे एम्ब्रियो मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे उसमें ड्राइनेस बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे बीज सूखता जाएगा। आपने देखा होगा कि जब फ्रूट यंग होता है या जब फ्रूट, ताजा फ्रूट होता है, उसके बीज जो होते हैं नम होते हैं, और जैसे जैसे फ्रूट ड्राई हो जाता है उसके सीड्स भी
सूखते चले जाते हैं। सीड इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट का जो बीज होता है वो उसका सबसे सूखा हुआ हिस्सा होता है। The embryo imposed dormancy is thought to result from an interaction between gibberellic acid and abscisic acid. जो एम्ब्रियो में डोरमेंसी आती है, एम्ब्रियो imposed dormancy is the interaction between gibberellic acid and abscisic acid. इसमें केवल एब्सिसिक एसिड का ही रोल नहीं होता है। एब्सिसिक एसिड का रोल ये होता है कि वो लिया जीन के एक्सप्रेशन को प्रमोट करे, लेकिन ये भी देखा गया है कि इसमें एब्सिसिक एसिड के साथ साथ जिबरलिक एसिड का भी रोल होता है। द एब्सिसिक एसिड प्रिवेंट्स द जर्मिनेशन। एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन जब सीड्स में ज्यादा होगा तो वो जर्मिनेशन को रोकेगा, यानी जर्मिनेशन नहीं होने देगा। वेयर एज द जिबरलिक एसिड स्टिमुलेट्स द जर्मिनेशन। जबकि अगर जिबरलिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा, यानी कि बीज को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक, तो जब एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो जिबरलिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है, और जब जिबरलिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है। दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है जो कि डोरमेंट स्टेज को, सीड की डोरमेंसी को रेगुलेट करते हैं। The concentration of these plant growth hormones are in turn regulated by the developmental state and environmental condition. और ये जो हार्मोन्स हैं यानी एब्सिसिक एसिड और जिबरलिक एसिड, इनका जो कंसंट्रेशन होता है इट इज रेगुलेटेड बाय द डेवलपमेंटल स्टेज, यानी जो सीड है किस डेवलपमेंटल स्टेट पर है उस डेवलपमेंटल स्टेट के अनुसार इसमें हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, अथवा इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, जिबरलिक एसिड का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल है। एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं है। राइट, सिमिलरली एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं है और सीड मैच्योरेशन के कंडीशन में पहुंच गया है। यानी जब एम्ब्रियो मैच्योरेशन होगा तो उसमें एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में एब्सिसिक एसिड इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ द एम्ब्रियो। अगर एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वो एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हो पाएगा और ऐसी कंडीशन में सीड्स जो है जर्मिनेट कभी नहीं होंगे। ठीक, इनिशियली द एब्सिसिक एसिड कंसंट्रेशन आर लो। शुरू में जब एम्ब्रियो मैच्योर होना शुरू होता है तो एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है। दे इंक्रीज ड्यूरिंग सीड ग्रोथ। जैसे जैसे सीड का ग्रोथ होता जाता है, डेवलपमेंट होता चला जाता है, वैसे वैसे एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाता है। एंड डिक्लाइन अगेन ड्यूरिंग मैच्योरेशन ड्राइंग। और जब एक बार कंप्लीटली सीड जो है मैच्योरेशन ड्राइंग कंडीशन तक पहुंच जाता है, तो एक बार जब मैच्योरेशन ड्राइंग कंडीशन पर पहुंच गया तो फिर से एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। यानी एब्सिसिक एसिड का फंक्शन क्या है, इट प्रमोट्स मैच्योरेशन ड्राइंग। यानी सीड को मैच्योर होने के लिए आवश्यक है कि वो सीड ड्राई हो जाए, अदरवाइज अगर सीड वेट रहेगा तो वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। The plants with difficulty in abscisic acid synthesis or insensitive to the abscisic acid often exhibit precocious germination or vivipary. ऐसे प्लांट्स जिसमें कि एब्सिसिक एसिड बायोसिंथेसिस में जो है डिफिकल्टी आती है, अथवा दोज प्लांट्स विच आर इनसेंसिटिव टू द एब्सिसिक एसिड, ऐसे प्लांट्स जो कि एब्सिसिक एसिड का जीन जिन प्लांट्स में इनएक्टिव हो जाता है, ऐसा देखा गया है कि उसमें प्रिकोशियस जर्मिनेशन हो जाता है, यानी समय से पहले सीड्स जो है जर्मिनेट हो जाते हैं, अथवा विविपेरी हो जाता है, यानी कि सीड अभी फ्रूट पे लगाई है तभी वो जर्मिनेट होना शुरू हो गया। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बहुत सारे मैंग्रोव प्लांट्स हैं जो दलदल में उगते हैं, उनमें क्या होता है, विविपेरी पाई जाती है कि अभी फ्रूट पेड़ से अलग नहीं हुआ तब तक उसका सीड जर्मिनेट कर गया।
इसको बोलते हैं विविपेरी। ये कब होता है? जब आइदर प्लांट इज इनसेंसिटिव टू द एब्सिसिक एसिड और द प्लांट फाइंड्स डिफिकल्टी इन एब्सिसिक एसिड बायोसिंथेसिस। यानी जब एब्सिसिक एसिड की बायोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाती है, तब सीड्स में प्रिकोशियस जर्मिनेशन या विविपेरी की घटना शुरू हो जाती है। नाउ ब्रेकिंग ऑफ द सीड डॉर्मेंसी। अब अगर सीड में डॉर्मेंसी आ गई तो हम किस तरीके से सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं? तो सबसे पहला मेथड होता है स्कारिफिकेशन। स्कार मतलब होता है चोट पहुंचाना या उसमें कुछ निशान बना देना। रिमूवल और डैमेज टू द सीड कोट, यानी कि जब सीड कोट को आप निकाल दें अथवा उसको डैमेज कर दें, अ प्रोसेस इज कॉल्ड स्कारिफिकेशन। टू स्टिमुलेट जर्मिनेशन इन सीड्स इज कॉल्ड स्कारिफिकेशन। यानी कि सीड जर्मिनेशन कराने के लिए, जर्मिनेशन को प्रमोट करने के लिए, जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करने के लिए जब सीड कोट को मैकेनिकली या केमिकली जब रिमूव किया जाता है तो इस प्रोसेस को स्कारिफिकेशन कहते हैं। शेकिंग द सीड्स with abrasives or nicking the seed coat with sharp-edged metals or chewing the seed coats without damaging the embryo makes the seed coat to crack open. स्कारिफिकेशन के लिए क्या करते हैं कि एब्रेसिव्स मतलब ऐसे पदार्थ जो खुरचन पैदा करते हैं, खरोंच पैदा करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस के साथ सीड को जो है शेक किया जाता है ना, उसको हिलाएंगे जिसमें कि एब्रेसिव सब्सटेंसेस हैं, जिससे कि सीड कोट में खुरचन आ जाए, यानी इसमें खरोंच पड़ जाए। अथवा सीड कोट को हार्ड मेटल से जो है निक कर दिया, यानी कट ओपन कर दिया जाए। अथवा चबाने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीड्स जो होते हैं वो तब जर्मिनेट करते हैं जब कोई पर्टिकुलर बर्ड उनको खाती है, उसके गट से होते हुए, उसके आहार नाल से होते हुए, उसके ड्रूपिंग से जब सीड बाहर आते हैं तभी वो जर्मिनेट करते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो हार्ड सीड कोट होता है उस बर्ड के डाइजेस्टिव एंजाइम से मिल करके वो डिसॉल्व हो जाता है हार्ड सीड कोट, और जब बर्ड्स ड्रूपिंग करती है उसके साथ वो सीड जो होता है सॉफ्ट हो जाता है उसका सीड कोट, और उस ड्रूपिंग्स में बहुत सारा फॉस्फेट पड़ा होता है व्हिच एक्ट एज मैन्योर, खाद की तरह वो काम करता है, तभी जाकर के वो सीड जर्मिनेट कर पाता है। ठीक, hard seed coats can be loosened by strong acids or solvent treatments where the hard coat is rendered soft. कई बार हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, यानी HCl या H2SO4 में जब हम सीड को डाल देते हैं तो उसका जो हार्ड सीड कोट है वो लूज हो जाता है, और फिर उसको वॉश कर देते हैं तब वो जर्मिनेट हो जाता है। ठीक, the hard seed of some desert shrubs are abraded when a sporadic rainfall floods the normally dry up water courses and torrents of the water roll the seeds along the stream beds. कई बार जब डेजर्ट श्रब्स होते हैं, जो रेगिस्तान में उगने वाली झाड़ियां होती हैं, जब अचानक से रेगिस्तान में जब तेजी से बारिश आती है तो जो सूखा फर्श होता है या सूखी भूमि होती है उसमें जब अचानक तेजी से बारिश होती है तो उस बारिश में जो सीड हैं, जो बीज पड़े हुए हैं जमीन पर, वो उस बारिश के पानी में तेजी से बहने लगते हैं, रगड़ते हुए बहते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि वो वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे की वाटर के बहाव के साथ साथ वो जमीन पर रगड़ खाते हुए आगे रोल करते हैं। इससे भी क्या होता है कि उनका सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है और वो जर्मिनेट कर लेते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है पार्किंसोनिया। तो इस मेथड को, जिसमें कि सीड कोट को मैकेनिकली या केमिकली रिमूव किया जाता है, स्कारिफिकेशन कहते हैं। राइट, देन हॉट एरिड रीजन सब्जेक्टेड टू द पीरियोडिक फायर्स। कई बार कुछ रीजन्स में क्या होता है कि समय समय पर आग लगने की घटना होती है, फॉरेस्ट फायर फिनोमेना होता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर फिनोमेना पाइन ट्रीज एरिया में भी होता है, टेम्परेट रीजन में भी होता है, ग्रासलैंड्स में भी फॉरेस्ट फायर कॉमन फिनोमेना है। इन दीज environmental condition or in these biome the seeds may need to be cracked open by the fire. यानी कि जब जंगल में आग लगती है तो उस आग की वजह से जो सीड्स होते हैं उनका बाहरी जो हार्ड सीड कोट है वो क्रैक हो जाता है गर्मी पाके, एंड इट इंश्योर्स दैट द सीड जर्मिनेशन occurs at optimal time.
और फिर एक बार जब उसमें क्रैक आ गया तो फिर वो एक ऑप्टिमम टाइम पर वो जर्मिनेट हो जाएगा। Smoke alone has been identified as an important factor which triggers germination in many species found in fire-prone habitats. कई ऐसे हैबिटेट्स जहां पर आग लगने की घटना रेगुलरली होती है, वहां पर स्मोक भी कई बार जर्मिनेशन ट्रिगर करने का काम करता है, यानी सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करने का काम करता है स्मोक। Following fire, the soil will be enriched with the nutrients released into ash and competition from the established plants will be reduced. आग लगने के बाद क्या होता है कि बहुत से सॉइल में जो ड्राई लीव्स हैं या जो ड्राई ग्रासेस हैं, इनके अंदर जो मिनरल्स लॉक होता है वो आग में जलने के बाद राख में कन्वर्ट होता है और वो राख फिर से सॉइल में मिल जाता है। नतीजा क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो मिनरल से रिच हो जाती है। अब इस रिच मिनरल वाले सॉइल में सीड्स जो है जर्मिनेट होना शुरू करते हैं, राइट। In temperate region, cones of the pinus also require the fire for cracking open the cone and germination of the seeds. Temperate region में आप सभी लोग जानते हैं छ्योटी है पाइनस की, वो तब जर्मिनेट करती है, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो तब जर्मिनेट करते हैं जब उनको एक बार आग का एक्सपोजर हो जाता है तो क्रैक ओपन होते हैं और फिर जो है वो जर्मिनेट होते हैं। दूसरा मेथड है स्ट्रेटिफिकेशन या चिलिंग ट्रीटमेंट। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का दूसरा मेथड है स्ट्रेटिफिकेशन या चिलिंग ट्रीटमेंट। A period of after ripening or cold treatment is known as stratification. बीजों को मेच्योर होने के बाद आफ्टर राइपनिंग या कोल्ड ट्रीटमेंट देना स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। These requirements allow seeds to germinate at appropriate time. जब सीड्स को एक चिलिंग ट्रीटमेंट यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिल जाता है तब वो सीड्स एप्रोप्रिएट टाइम पर जर्मिनेट करते हैं। At temperate latitudes, the cold requirement for dormancy breaking is fulfilled by overwintering. टेम्परेट रीजन में डोरमेंसी प्लांट्स की कब दूर होती है? जब वो एक बार पूरी की पूरी जो शीत ऋतु है उससे गुजर जाते हैं, तब जाके उनमें डोरमेंसी खत्म होती है। Hence, seeds will germinate in the spring rather than the autumn. और जब एक बार पूरे शीत ऋतु वो गुजार लेते हैं तभी जाके वो स्प्रिंग सीजन में जर्मिनेट करते हैं। ऑटम सीजन में यानी शीत ऋतु के प्रारंभ में वो कभी जर्मिनेट नहीं करते हैं। टेम्परेट रीजन में अधिकतर पौधे क्या करते हैं कि उनके सीड्स तभी जर्मिनेट करेंगे जब वो एक सीजन विंटर का गुजार लेते हैं। जब तक वो विंटर का सीजन गुजार नहीं पाते हैं तब तक वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। Chilling treatment just above the freezing point is more beneficial than at freezing point or below. अब कितना चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए? तो ये देखा गया है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी 0 डिग्री टेम्परेचर है उससे थोड़ा अधिक टेम्परेचर हो, यानी 4 डिग्री 5 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है दैट इज मोर सूटेबल फॉर द चिलिंग ट्रीटमेंट। हमारे पास 1 मिनट से कम का टाइम है, हम दोबारा लॉग इन हो जाएंगे ताकि हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटिफिकेशन की। स्ट्रेटिफिकेशन यानी चिलिंग ट्रीटमेंट। जब सीड्स को, खासतौर पे टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स हैं इनके सीड्स को जब हम 0 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर पर ले आते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर यानी 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम ले आते हैं तब उसको बोलते हैं चिलिंग ट्रीटमेंट। तो ऐसे कंडीशन में जब हम सीड्स को रख देते हैं तब ऐसे सीड्स जो है इनकी डोरमेंसी दूर हो जाती है और ये फिर से जो है जर्मिनेट होने के काबिल हो जाती है। यानी कि जो पूरा का पूरा जो विंटर सीजन है टेम्परेट रीजन में, अगर विंटर सीजन देखें तो कम से कम 3 से 4 महीने का विंटर सीजन होता है। तो या तो 3 से 4 महीने तक नेचुरली सीड्स जो है
वो टेम्परेचर को रिसीव करे, अथवा आर्टिफिशियली अगर आप सीड्स को इतने टेम्परेचर पर एक्सपोज कर देंगे तो उनकी डोरमेंसी दूर हो जाएगी और वो फिर से जर्मिनेट होने के काबिल हो जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जब आप सीड्स को चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं या स्ट्रेटिफिकेशन सीड्स का करते हैं तो इसकी वजह से, चिलिंग ट्रीटमेंट की वजह से सीड्स के अंदर जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस फिर से शुरू हो जाता है। और जिब्रेलिक एसिड आपको पता है ये क्या करता है, जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ये हार्मोन क्या करता है, सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। जब आप सीड को चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर से जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोलियस एविलेना ये प्लांट्स है, इसमें लगभग 4 to 6 वीक्स का चिलिंग ट्रीटमेंट जब आप देते हैं, कितने टेम्परेचर पर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस सीड को 4 to 6 वीक यानी 1 से 1.5 महीना जब आप रखते हैं और उसके बाद फिर उस सीड को नॉर्मल 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ले आते हैं तो उसकी डोरमेंसी खत्म हो जाती है। दैट इज द सेकेंड मेथड ऑफ रिमूविंग या ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी। थर्ड मेथड प्रोलॉन्ग्ड वॉशिंग, यानी कि जब प्रोलॉन्ग्ड वॉशिंग का मतलब सीड को बहुत लंबे समय तक के लिए पानी की धार से धोना, वॉश करना। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि वन ऑफ द रीजन फॉर डोरमेंसी इन द सीड्स इज प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इनटू द सीड कोट। सीड कोट के अंदर या सीड के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर कई बार ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि जर्मिनेशन को नहीं होने देते हैं। तो ऐसे केस में जब आप सीड्स को पानी में लंबे समय तक वॉश आउट करेंगे तो वो क्या करता है कि जो इनहिबिटरी केमिकल्स प्रेजेंट है सीड कोट में उसको वॉश आउट कर देता है या लीच आउट कर देता है। बेसिकली ये जो इनहिबिटरी केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देते हैं। यानी जिब्रेलिक एसिड का जो सिंथेसिस है या जो जिब्रेलिक एसिड का जीन है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है इन केमिकल कंपाउंड्स की वजह से। जब आप सीड्स को काफी देर तक पानी में वॉश करते हैं तो वो केमिकल कंपाउंड्स वॉश आउट होते हैं और फिर से वो सीड्स जर्मिनेट हो सकता है। चौथा मेथड है डोरमेंसी ब्रेक करने का, एक्सपोजर टू द रेड लाइट। एक्सपोजर टू द रेड लाइट ये मेथड उन सीड्स में काम करता है जो फोटोप्लास्टिक, पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स होते हैं। पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक का मतलब ये होता है, ये टर्म यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है, पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक। जनरली सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती, उनको ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए और सूटेबल मीडियम चाहिए जहां पर कि वो ग्रो कर सकें। लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जनरली, बट there are certain plants where the light is essential for the germination. ऐसे सीड्स को जिनमें कि लाइट इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, they are known as photoblastic seed, positively photoblastic seed. Example, Epilobium species, Viscum album है, these are the photoblastic seeds. And those plants whose germination is inhibited by the light are termed negatively photoplastic seed. और इसके साथ ही साथ कई सीड्स ऐसे भी हैं जिसमें कि अगर लाइट पड़ जाए तो उनका जर्मिनेशन रुक जाता है। ऐसे सीड्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स, यानी लाइट उन पे नहीं पड़ना चाहिए, अंधेरे में दबा के जमीन के अंदर। मेनी मेंबर्स ऑफ द लिलिएसी फैमिली, इनमें जो सीड्स होता है दैट इज नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक, एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स they are photoperiodic seeds. In seeds which are light responsive, phytochrome has been demonstrated to increase the expression of two key enzymes of the gibberellic acid biosynthesis. ऐसे सीड्स में जो कि पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स होते हैं उनमें सीड के अंदर, सीड कोट में फाइटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है, और ये फाइटोक्रोम पिगमेंट जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये फाइटोक्रोम रेड से फाइटोक्रोम फार रेड स्टेट में चेंज हो जाता है। ये जो फाइटोक्रोम सीड्स में होता है, फाइटोक्रोम इज अ पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट है वैसे ही फाइटोक्रोम पिगमेंट है,
ये फाइटोक्रोम पिगमेंट जब रेड लाइट में एक्सपोज होता है तो जो फाइटोक्रोम रेड है ये किस में चेंज हो जाता है, फाइटोक्रोम फार रेड में चेंज हो जाता है। और जब ये फाइटोक्रोम फार रेड कंडीशन में चेंज हो जाता है तो इसके साथ ही साथ क्या होता है कि ये अपने साथ जिब्रेलिक एसिड बायो सिंथेसिस शुरू कर देता है और इसके अलावा और भी कई पॉजिटिवली डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सीड में जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब आते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइटोक्रोम फार रेड। तो जो फाइटोक्रोम फार रेड पिगमेंट है ये तभी बनेगा जब जब सीड को आप रेड लाइट देंगे तो रेड लाइट में यानी जब सीड डोरमेंट स्टेज में है, जब जर्मिनेशन रुका हुआ है, तब उसमें फाइटोक्रोम रेड कंडीशन होती है। लेकिन जब फाइटोक्रोम रेड को रेड लाइट से एक्सपोज करते हैं तो वो फार रेड में कन्वर्ट होता है और ये फार रेड कंडीशन में ही सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो जब सीड का फाइटोक्रोम फार रेड स्टेज में आ जाता है रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, देन इट लीड्स टू द रेडिकल एलोंगेशन, तभी ये रेडिकल को इलोंगेट होने देता है। दूसरा काम क्या करता है, इट इंड्यूसेस द अपटेक ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, यानी जो फाइटोक्रोम फार रेड है ये सराउंडिंग मीडियम से सोडियम और पोटेशियम आयंस को एब्जॉर्ब करता है और बाहर की तरफ यानी सेल वॉल के आसपास, यानी जो सेल वॉल है ना सीड की सेल वॉल, उसमें हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। तो हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, दे आर एसिडिक। हाइड्रोजन आयन जब सिक्रीट होगा पीएच कम होगा, है ना। तो जैसे जैसे पीएच कम होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा, तो जो हार्ड सीड कोट है उसमें हार्ड सीड कोट क्या हो जाएगा, वो लूज होना शुरू हो जाएगा, नेचुरली एसिड सिक्रीट होने लगेगा और वो क्या करेगा, सीड कोट को वीक कर देगा। साथ ही साथ जो एंडोस्पर्म है और जो फ्रूट वॉल है उसको भी एसिडिक कर देगा। नतीजा क्या होता है कि इसकी वजह से जो सेल को जोड़ने वाला कंपाउंड होता है ना, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, सेल के मिडिल लैमेला में पाया जाता है। ये क्या होता है कि फ्रूट और सीड दोनों सॉफ्ट होने लगते हैं जब एसिड सिक्रीट होता है। तो ये किसके रिस्पॉन्स में होता है, फाइटोक्रोम फार रेड के रिस्पॉन्स में होता है। सेल्स जो है सीड की जो सेल्स हैं, एंडोस्पर्म की जो सेल्स हैं, ये आउटर वॉल में हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन स्टार्ट करते हैं। ये कब सिक्रीट करेंगी, जब सेल सराउंडिंग मीडियम से सोडियम और पोटेशियम आयन को एब्जॉर्ब करेंगे और बदले में हाइड्रोजन आयन बाहर रिलीज करते हैं तो सेल वॉल लूज हो जाती है। दिस केमिकल वीकनिंग ऑफ द endosperm cells and degradation of the endosperm and fruit wall results into loosening of the cell wall of the seed. Seed की cell wall loose पड़ जाती है। This phytochrome far red induces the synthesis of gibberellic acid and gibberellic acid substitutes. और ये फार रेड क्या करता है, जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं यानी इसके जो पूरक केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस को इंड्यूस करता है, जिससे कि डोरमेंसी खत्म होती है और जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस किसमें पाया जाएगा, पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स में ये चेंजेस फाइटोक्रोम फार रेड के द्वारा इंड्यूस किए जाते हैं। नाउ कम टू द बड डोरमेंसी। अभी तक हमने पढ़ा सीड डोरमेंसी। बड डोरमेंसी क्या होता है, बड मतलब कली। तो डोरमेंट बड से क्या मतलब है, किस बड को कहेंगे कि ये डोरमेंट है। सो द डोरमेंट बड इज नथिंग बट इट इज ए मॉडिफाइड शूट consisting of an apical meristem, shortened nodes and internodes. बड में क्या होगा, एक एपिकल मेरिस्टेम होगी, फिर शॉर्टेंड नोड्स एंड इंटरनोड्स होंगे, प्लस लीफ प्राइमोर्डिया इन देयर एक्सिल्स। इन नोड्स पर क्या होगा, लीफ प्राइमोर्डिया होंगे, लीफ की छोटी छोटी प्राइमोर्डिया, एंड द होल स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड बाय द मॉडिफाइड लीव्स नोन एज बड स्केल्स। और ये पूरा स्ट्रक्चर यानी कि एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्टेंड नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बड स्केल्स। दिस इज कॉल्ड एज द डोरमेंट बड। दिस डोरमेंट बड इज कॉमन इन टेम्परेट वुडी प्लांट्स, यानी समशीतोष्ण जलवायु में
उगने वाले जो वुडी प्लांट्स हैं उनमें ये डोरमेंट बड पाया जाता है। एंड बड डोरमेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सीजनल डिक्लाइन इन ग्रोथ फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी। यानी कि कैसे पता चलेगा कि बड डोरमेंसी शुरू हो गई है? तो क्या होगा कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक समय बाद पूरी ग्रोथ, बड की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। बड की ग्रोथ मतलब जो नोड्स एंड इंटर नोड्स है वो इलोंगेट नहीं होंगे, जो लीफ प्राइमोर्डिया है वो एज इट इज होंगी, वो लीफ में कन्वर्ट नहीं होंगी, या जो नए ब्रांचेस डेवलप होते थे, जो नए ब्रांचेस डेवलप होते थे वो डेवलप होना रुक जाएंगे। ओवरऑल लैटरल ग्रोथ और एपिकल ग्रोथ दोनों रुक जाएंगे। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बड डोरमेंसी। व्हाट आर द काजेज ऑफ द बड डोरमेंसी? बड डोरमेंसी होती क्यों है? In perennial plants like shrubs, trees have to go through the different season in a year. जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं उनको साल में अलग अलग सीजन से उनका पाला पड़ता है। शीत ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु आएगी। द ऑनसेट ऑफ द विंटर, यानी जब जाड़े की शुरुआत होती है, जैसे अभी क्या हो रहा है, आने वाले समय में अक्टूबर से जाड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा। The onset of the winter is always an unfavorable season for the growth. जो शीत ऋतु है वो पौधों के ग्रोथ के लिए, खासतौर पे वो प्लांट्स जो कि समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं, टेम्परेट कंडीशन में पाए जाते हैं, उनके ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है। और ऐसे कंडीशन में जब जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है उनका सर्वाइवल मुश्किल होता चला जाता है। क्यों? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सनलाइट कम होगी, मॉइस्चर कम हो जाएगा, है ना, विंड में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगी, लीव्स में जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो बढ़ जाएगी, हवा तेज चलने लगेगी। दीज कंडीशंस आर नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। दो लीव्स परसीव चेंजेस इन द फोटो पीरियोडिक इफेक्ट ऑफ द डे, कि जो बाहर का फोटो पीरियोडिक इफेक्ट है वो प्लांट्स की लीव्स उसको डिटेक्ट करती हैं, बट इट इज ऑल्सो डिटेक्टेड बाय द बर्ड्स। बर्ड्स में भी जो है फोटो पीरियोडिक चेंज को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी होती है, एंड इट एक्ट एज द साइट्स ऑफ परसेप्शन फॉर इंड्यूसिंग द डोरमेंसी। और वही जो चेंजिंग फोटो पीरियड है, यानी दिन का कम होना, रात का बढ़ जाना, लंबी रात छोटे दिन, ये जो डिटेक्ट होता है ये लीव्स के द्वारा भी डिटेक्ट होता है और जो बर्ड्स होती हैं उनके द्वारा भी डिटेक्ट कर लिया जाता है कि अब फोटो पीरियड चेंज हो गया है। द इंडक्शन ऑफ द डोरमेंसी इन बर्ड स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द लीव्स। आपने ये देखा होगा कि जब शीत ऋतु शुरू होती है तब पतझड़ का मौसम शुरू होता है, फॉल सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही पतझड़ का सीजन शुरू होता है वैसे ही बर्ड्स में जो डोरमेंसी होती है उसका जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। यानी बर्ड डोरमेंसी में कब जाती है? जब पतझड़ शुरू हो जाती है। द मैकेनिज्म ऑफ द बर्ड डोरमेंसी, प्लांट्स में बर्ड डोरमेंसी कैसे होती है? The birds in many temperate plants gradually stop to grow in short days and enter into the dormancy. तो जो प्लांट के जो बर्ड्स हैं, एपिकल बर्ड है, लैटरल बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड्स है, ये जब शॉर्ट डे कंडीशन आती है तब उस कंडीशन में ग्रो करना बंद कर देती हैं और डोरमेंसी में डोरमेंसी स्टेट में एंटर कर जाती हैं। The quantitative estimation by solvent extraction method revealed that the dormant bud contain greater amount of the abscisic acid than actively growing buds. Solvent extraction method से जब dormant bud का chemical analysis किया गया तो ये देखा गया कि जो बड डोरमेंट है, यानी जो सुसुप्तावस्था में आ गई हैं, उनमें एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन एक्टिवली ग्रोइंग बर्ड्स की तुलना में काफी ज्यादा पाया गया। यानी कि अगेन द बड डोरमेंसी इज रिलेटेड विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ द एब्सिसिक एसिड। यानी जब बर्ड्स में एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तब उसमें डोरमेंसी प्रोसेस शुरू हो जाती है या डोरमेंसी आ जाती है।
डिटेक्ट कैसे होता है? फोटो पीरियोडिक चेंज के द्वारा, यानी फोटो पीरियोडिक चेंज यानी प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट डे एंड प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग डे। कौन डिटेक्ट करता है? लीफ भी डिटेक्ट करती है और बर्ड्स भी डिटेक्ट करते हैं कि अब फोटो पीरियड शॉर्ट हो गया है। The FCC acid is a well-known growth inhibiting hormone in the plants. इस घटना से ये पता चलता है कि चाहे वो सीड डॉर्मेंसी हो या बड डॉर्मेंसी हो, this hormone is related with the growth inhibiting phenomena in the plants. Plants में ये growth को रोकने का काम ये FCC acid करता है. But the exogenous application of the FCC acid has given variable results in induction of the बड डॉर्मेंसी। लेकिन ये देखा गया कि जब आप एक्सटर्नली एफसीसी के एसिड प्लांट बर्ड्स में अप्लाई करते हैं, यानी बाहर से जब आप उसमें एफसीसी के एसिड देते हैं, तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता है। यानी कुछ प्लांट्स में ऊपर से जब आप एफसीसी के एसिड उसमें अप्लाई करते हैं तो डॉर्मेंसी प्रमोट करता है और किसी में उसका असर या फर्क नहीं पड़ता है। Hence, it appears that bud dormancy is a more complex than simple regulation by the FCC acid. इससे ये पता चलता है कि जो bud dormancy phenomena है उसमें केवल FCC एसिड का रोल ही नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है जिसमें से कि एक फैक्टर एफसीसी एसिड का हो सकता है या एक फैक्टर के रूप में एफसीसी एसिड काम करता है। स्टिल देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच आर नॉट नोन येट टुडे व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोमोटिंग द बड डॉर्मेंसी एंड टेकिंग आउट अ डॉर्मेंट बड into normal actively growth condition। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी बर्ड को डॉर्मेंट कंडीशन में ले आते हैं या डॉर्मेंट बर्ड को वापस एक्टिव ग्रोथ कंडीशन में ले आते हैं, ये अभी तक नहीं पता है। बट इट इज श्योर दैट एफसीसी एसिड synthesis is one of the important factor which play active role in bringing a bird in dormant condition। Now the termination of the bud dormancy। bud dormancy को हम कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी दूर करने की विधि। अब मान लीजिए अब आपके पास डॉर्मेंट बर्ड आ ही गई है, उसमें से आपको डॉर्मेंसी रिमूव करनी है। खासतौर पे ये कब यूज करते हैं, जो हम टिश्यू कल्चर करते हैं तब। सो चेंज इन फोटो पीरियड काजेस टर्मिनेशन इन बड डॉर्मेंसी। आपको पता है कि बड डॉर्मेंसी शुरू कैसे हुई थी, तो चेंज इन फोटो पीरियड से हुआ था। तो आप फोटो पीरियड को ही बदल दीजिए, डॉर्मेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक। द कोल्ड ट्रीटमेंट और फ्लैशेस ऑफ लाइट इन नाइट कैन ब्रेक द डॉर्मेंसी। या तो आप बर्ड को कोल्ड ट्रीटमेंट दे दीजिए, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर से थोड़ा हाई टेम्परेचर पे उस बर्ड को एक्सपोज कर दीजिए, यानी जो वो जाड़े की ऋतु 3-4 महीने तक गुजारेंगे उसको आप तुरंत, भाई जब शीत ऋतु आती है तो अचानक से टेम्परेचर जो है 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री थोड़े होता है। भाई अक्टूबर से जाड़ा शुरू होगा, तो जब जनवरी का मौसम आएगा, जनवरी का महीना आएगा, तब जाके टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो वो टेम्परेचर जो जनवरी में आने वाला है वो प्लांट के बर्ड को अभी दे दीजिए। इसी को कहते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट। तो क्या होगा कि प्लांट को लगेगा कि भाई हमने जाड़ा बिता लिया, अब हम जर्मिनेट करने के लिए फ्री हैं। अथवा जब तक लंबी रातें रहती हैं, यानी लॉन्ग नाइट कंडीशन है प्लांट्स के पास, तब तक वो प्लांट अपने आप को डॉर्मेंट रखे। भाई रात बहुत लंबी हो रही है, अपने आप को एक्टिव ग्रोथ करने का कोई फायदा नहीं, सफिशिएंट लाइट मिलेगी नहीं, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, चुपचाप अपना रजाई ओढ़ के पड़े रहो। लेकिन अब ऐसे प्लांट बर्ड को जब आप अचानक से मिड नाइट में, आधी रात को लाइट के फ्लैशेस देते हैं, अचानक से चकाचौंध कर देते हैं या लाइट से एक्सपोज कर देते हैं, तो उसे लगता है यार ये बीच में अचानक से लाइट कैसे है। वो नहीं जानते हैं कि इट इज सन और इट इज अ ट्यूब लाइट और इट इज अ बल्ब। उन्हें तो लाइट से मतलब, अरे लाइट मिल गई, यानी कि जो रात की अवधि है वो कम हो गई, अरे उठो उठो तो सुबह हो गया। सो दिस कंडीशन कैन बी प्रोवाइडेड आर्टिफिशियली, आइदर इट इज अ कोल्ड ट्रीटमेंट और flashes of light in the night. It is sufficient to break the bud dormancy. Bud dormancy can also be broken by the treatment with gibberellic acid and ethylene. आप बर्ड को जिबरेलिक एसिड या इथाइलिन ट्रीटमेंट देंगे
तब भी बड डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है. सम कॉमन केमिकल्स विच आर यूज्ड टू ब्रेक बड डोरमेंसी आर ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स 2,4-D, इट इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन, ये भी बड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है. रिंडाइट, इट इज इथाइलिन रिलीजिंग कंपाउंड, ये भी जो है बड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है. इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, इट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड केमिकल to remove the bud dormancy. And gibberellic acid, these are the chemicals which remove bud dormancy. The ethylene chlorohydrin increases the synthesis of RNA and DNA, which are responsible for breaking the bud dormancy. In some plants like gladiolus हमारे डिपार्टमेंट में भी बाहर खिलता है सर्दियों में. The dormancy can be broken by the warm water treatment. कुछ प्लांट्स में एक्सेप्शनली है, जैसे कि ग्लेडियोलस, उसमें जो बड डोरमेंसी है वो वार्म वाटर ट्रीटमेंट से भी दूर होती है. फॉर एग्जांपल, इफ द बल्ब और कॉर्म ऑफ द ग्लेडियोलस आर ट्रीटेड विद हॉट वार्म वाटर हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, it removes the dormancy of that gladiolus bulb. So in this way we can break the dormancy. इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है. किसी को कुछ पूछ